जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। साथियों, आज हम लोग रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर में आपको ये प्रश्न आपको हर हाल में दिख जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम अगर वहाँ पर उठा के देख लो, UPSC हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है, हर एग्ज़ाम में आपको ये 5 प्रश्न कॉमन दिखते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो तो इसमें थोड़ा सा लेवल का बात होता है, किसी में थोड़ा सा इजी एग्जाम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं 5 प्रकार के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये प्रश्न जो होते हैं ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट समय वेस्ट किए हुए हम इन सभी 5 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे इन सभी प्रश्नों को हम लोग आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इसमें साथियों हम लोग नंबर 3 सिलाक्स और ऑड एंड आउट जो होता है जैसे छोड़ दिए जाते हैं और उसमें से विषम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, वो प्रश्न इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 3 के प्रश्न होंगे। ठीक है, और कोडिंग और डिकोडिंग के और ब्लड रिलेशन के आज हम लोग यहाँ पर कुल 5 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जिसमें से पहला प्रश्न है ये कथन और निष्कर्ष का है। ठीक, कथन और निष्कर्ष के बारे में हमने आपको एक थ्योरी क्लास में पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। फिर भी हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो प्रश्न है ये RRB NTPC का प्रश्न है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का ही है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर है 4 कंक्लूजन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोगों का यही होगा कि जो यहाँ पर प्रश्न होंगे इनको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे और सबसे पहले हम लोग आएंगे कंक्लूजन के पास में। एक बार कंक्लूजन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक, क्योंकि हमें चूंकि एग्जाम में हमारे पास समय बहुत कम होता है तो इसलिए हम लोग अपने समय को बचाने के लिए हम इन सभी पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये 3 ऑप्शन यानी कि A, B और C में ये 2 आ रहा है। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 2 आ रहा है। तो कंक्लूजन नंबर अगर 2 को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ कबर्स कप हैं, यानी कि कबर्स और कप में सम का रिलेशन बताना है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन नंबर जो 2 है ये निष्कर्ष निकालने के लिए हमें किन किन स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यही इसमें चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई हमें चाहिए कबर्स और कप्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कप्स यहाँ है, कबर्स यहाँ पर है। ठीक है, अब ये यानी कि कंक्लूजन नंबर 2 को निकालने के लिए हमें 2 स्टेटमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन तभी बनेगा जब इन दोनों में कोई एक वैल्यू कॉमन होगी। अब वो वैल्यू कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो सकता है, प्रेडिकेट या सब्जेक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ में उन दोनों में जो वैल्यू होना चाहिए एक पर 100 होना चाहिए। वो 100 कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर है सम का रिलेशन, स्टेटमेंट है पॉजिटिव और ये भी स्टेटमेंट है पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों में जो कॉमन टर्म है वो है पिंस है। ठीक है, दोनों में कॉमन टर्म क्या है, पिंस है। ये आप सभी को पता है चूंकि ये सम का रिलेशन है, इसलिए इन दोनों पर जो वैल्यू होगा कप्स और पिंस, और यहाँ जो पिंस और कबर है इन दोनों पर जो वैल्यू है क्या है, 50-50 है। ठीक है, कॉमन टर्म तो यहाँ पर है बट यहाँ पर वैल्यू जो है 50 एक पर 100 ना होने पर, किसी पर एक पर भी अगर 100 होता तो कप्स और कबर्स में रिलेशन बन जाता। बट यहाँ पर क्या है, जो दोनों पिंस है इन पर वैल्यू क्या है, 50-50 है, यानी कि वो चैन वाली जो श्रृंखला होती है वो यहाँ पर नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कप और कबर्स में जो भी रिलेशन होगा वो साथियों क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर देखो दूसरा जो कंक्लूजन था हम लोगों का वो हो गया गलत है। ठीक है, तो अब यानी कि यहाँ पर देखो ये ऑप्शन तुरंत क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इस ऑप्शन को आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत ही ऐसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो समय लग सकता है। बट देखो अगर हम लोग ऑप्शन की सहायता से यहाँ पर हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं ट्राई किया हुआ है, ये सब के सब क्या है, प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न हैं और उनके ऑप्शन ही हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना था। अब इसको अगर मान लो हमको पूरा सॉल्व करना हो, मान लो बाय द वे ऑप्शन से ये नहीं हो रहा है, ठीक, तो उसके लिए क्या करना है। अब देखो यहाँ पर जो पूरा स्टेटमेंट है ये 3 के तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, यानी कि इनसे जो भी कंक्लूजन बनेगा, अगर पॉसिबिलिटी वाला रूल यहाँ पर नहीं लगाया गया है तो कैसा होगा,
पॉजिटिव होगा। क्योंकि ये देखो कंक्लूजन नंबर जो थर्ड है ये है नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी कप्स पिंस नहीं है, और यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन बताया गया वो कैसा इन्फॉर्मेशन है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, और ये कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। अभी हमने दूसरा बताया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अभी भी हम ऑप्शन की सहायता ले सकते थे, ठीक। अब देखो, अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन नंबर फर्स्ट के पास। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है कुछ कलम पिंस हैं, कुछ कलम पिंस है। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि कलम कहाँ पर है, कलम यहाँ पर है भाई, और पिंस देखो, पिंस यहाँ पर है। यानी कि कंक्लूजन नंबर फर्स्ट का आंसर करने के लिए हमें स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड की आवश्यकता होगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसमें और इसमें अब हम लोग कॉमन टर्म ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है, कवर्स है, ठीक, कवर्स है। दोनों में कॉमन टर्म्स मिल गए। अब इस पर हम लोग वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये देखो कुछ का रिलेशन है, तो कुछ के कंडीशन में दोनों पर वैल्यू 50-50 होता है। और यहाँ पर देखो ये है सभी कवर्स कलम है, जिसके पास सभी होता है वहाँ पर वैल्यू 100 होता है, दूसरे वाले के पास वैल्यू 50 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉमन टर्म भी है और एक पर वैल्यू 100 भी है, यानी कि पिन से कलम का रिलेशन यहाँ पर साथियों बनेगा, वो हर हाल में बनेगा। और सम के केस में हम लोग यहाँ पर कुछ चेक ही नहीं करेंगे और ये स्टेटमेंट हम लोगों का हो जाएगा सही। तो इस तरह से साथियों हम लोगों का जो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट था ये हो जाता है सही, ठीक। अब चलते हैं, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथे के पास चलते हैं, ठीक है। चौथा कंक्लूजन क्या है कि कुछ पिंस कप्स हैं। तो सबसे पहले चेक करो पिंस कहाँ है और कप्स कहाँ है, ठीक। देखो कप्स यहाँ है, पिंस यहाँ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कंक्लूजन नंबर फोर्थ है इसका आंसर करने के लिए हम लोगों को केवल व केवल एक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। अब एक स्टेटमेंट की आवश्यकता है मतलब जैसे हम कुछ कप्स से पिंस के पास जा सकते हैं और कुछ पिंस से कप्स के पास आ सकते हैं, यानी कि सम के कंडीशन में, यानी कि कुछ के कंडीशन में हम लोग इसका भी कुछ खर्चा वर्चा चेक नहीं करेंगे और ये भी क्या हो जाएगा साथियों, हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत आसानी से इस प्रश्न का आंसर बता दिया कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक साथियों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, ठीक। तो साथियों हम लोगों का नेक्स्ट टाइप का जो प्रश्न है ये है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन, ये जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये कोडेड ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको इसी तरह से आपको एक सिंबल के रूप में या किसी सिंबल के रूप में या चिन्ह या प्रतीक जो भी रूप में यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनमें एक रिलेशन बताया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना होता है कि यहाँ पर एक इक्वेशन इस तरह से दिया जाएगा और यहाँ पर आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होगा कि हम इसके प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ही हम इसमें कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है ये इक्वेशन बताया गया है और इस इक्वेशन के बाद में यहाँ पर जो प्रश्न बताना है वो बताना है कि P का U की माँ से क्या संबंध है, ठीक है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर देखें P और U में रिलेशन निकाल के बता देंगे तो ये आंसर हम लोगों का गलत हो सकता है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न दिए जाएंगे इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यानी कि इस प्रश्न का हम लोगों को U से नहीं रिलेशन बताना है, U की जो माँ होगी उससे और P का जो रिलेशन होगा वही हम लोगों को यहाँ पर बताना है, ओके। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं इस इक्वेशन के पास में, तो इस इक्वेशन को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और यह है कि यहाँ पर जो ये कोड दिया जाता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है A + B का अर्थ है A B की पत्नी है। यहाँ पर जो पहला वाला इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो A है वो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है कि A जो है किसकी पत्नी है, वो B की पत्नी है, ठीक। यहाँ पर हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से समझना होता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये रिवर्स ऑर्डर में दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें देखो A - B का अर्थ है B A की बेटी है। अब यहाँ पर दूसरे के बारे में बताया गया है ना कि पहले के बारे में, यानी कि इस प्रश्न में दोनों को मिक्स किया गया, पहले में बताया गया है पहले के बारे में, दूसरे में देखो बताया गया है दूसरे के बारे में कि जो बी है वो ए की बेटी है। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं प्रश्न के पास में। तो प्रश्न जो यहाँ पर बताया गया, हम लोग को रिलेशन बताना था P का U की माँ से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले हम लोग U को पकड़ते हैं और U से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे रिवर्स ऑर्डर में, ठीक। अब इसके बाद में डिवीजन को हम लोग चेक करते हैं। तो डिवीजन का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि A B का पिता है,
ए बी का पिता है, यानी कि यू का पिता कौन हो गया, एस हो गया। ओके, यानी कि एस का जेंडर क्या है, मेल हो गया। और यहाँ पर एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर +1 लिख लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है सिंबल प्लस, और प्लस क्या डिफाइन कर रहा है कि ए बी की पत्नी है, यानी क्यू जो है ये इसका जेंडर पता चल गया, ये फीमेल है, और ये जो किसकी पत्नी है, ये एस की पत्नी है। ठीक है, और इन दोनों में इक्वल का रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को बताना था यू की माँ कौन हो गई, क्यू हो गई। ओके, लेकिन अभी ये नहीं बताना है प्रश्न में, हम लोगों को बताना है पी और क्यू का अब रिलेशन बताना। तो अब पी यहाँ है और क्यू यहाँ, अब यहाँ से यहाँ तक चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं माइनस क्या यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि बी जो है ए की बेटी है, यानी कि ये जो Q है वो T की बेटी है, ठीक है। तो यानी कि जो T है ये यहाँ पर एक जेंडर यहाँ पर हो गया ऊपर, ठीक, यहाँ पर ऐसे हो गया, यानी कि T की बेटी कौन हो गई, Q हो गई, यानी कि ये जो Q है एक जेंडर इससे ऊपर कौन है, T है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इनटू का मतलब है यहाँ पर कि B एक क्या भाई है, ये जो R है ना ये इसका भाई है, किसका भाई है, टी का भाई है। अगर भाई है तो इन दोनों का जेंडर क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पर हम लोग 0 लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि टी की बेटी कौन है, क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि इन दोनों में क्या हो गया, जेंडर भाई का, चूंकि यहाँ पर रिलेशन है तो इसलिए इन दोनों का जेंडर क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ पर जब जेंडर कह रहे हैं, जनरेशन सेम हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख लिया, 0 लिखा। ओके, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, इनटू को देख लेते हैं। अभी इनटू क्या है, इनटू का मतलब है कि बी ए का भाई है, यानी कि ये जो टी है ना वो आर का भाई है, यानी कि ये जो आर है आर का भाई कौन है, टी हो गया, यानी कि इसका भी जेंडर पता चल गया, क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, और ये मेल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर प्लस का मतलब क्या भी बताया गया कि जो ए है वो बी की पत्नी है, यानी कि ये जो पी है वो आर की क्या है, पत्नी है। तो जब ये पत्नी हो गई तो इसका भी जेंडर पता चल गया कि ये क्या है, फीमेल है, और इन दोनों का जो जनरेशन होगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है भाई, तो अब हम लोगों को इसमें बताना था कि क्यू का और पी से क्या रिलेशन होगा। अब देखो टी की पुत्री है क्यू है, और ये जो क्यू का पिता है टी है, और टी का भाई है आर, और आर की पत्नी कौन है, पी है। तो भाई ये जो क्यू है ना ये अपने पिता के भाई की पत्नी को कैसे संबोधित करेगी, यहाँ पर चाची के नाम से संबोधित करेगी। जैसे माँ तो कह नहीं सकती है, ठीक है, दादी कह नहीं सकती है, नानी कह नहीं सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। यहाँ पर बच कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसी तरह से हम लोग और भी आसानी से इस जो भी कोडेड ब्लड रिलेशन के प्रश्न होते हैं इनको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम लोग और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था, पी का पूछा गया था, यू की माँ से क्या संबंध हो गया। पहले हम लोगों ने यू की माँ को पता किया, यहाँ पर निकल के आया क्यू। अब इससे और पी में रिलेशन पता करना था, तो हमने देखा यहाँ पर माइनस डिफाइन कर रहा था कि बी ए की बेटी यानी कि टी की बेटी क्यू थी। अभी यहाँ पर जेंडर कन्फर्म नहीं था। जैसे ही हम लोगों ने इनटू को देखा तो इनटू बता रहा था कि आर का भाई क्या है, टी है, तो इसका जेंडर पता चल गया कि ये क्या है, मेल है। फिर हमने देखा प्लस की आर की पत्नी कौन है, पी है। जब भाई इसकी ये पत्नी है तो ये मेल हो गया, ये दोनों भाई हो गए, तो इसकी ये पुत्री है, क्यू का पिता हो गया टी, टी का भाई है आर, और आर की पत्नी है पी है। तो जो ये क्यू है ये अपने पिता के भाई की पत्नी को कैसे संबोधित करेगी, ये ऑप्शन नंबर सी में ही एक ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पर्याप्त, बाकी और तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। तो अगला टाइप का प्रश्न है साथियों हम लोगों का, ये है कोडिंग और डिकोडिंग का। इसमें आपको एक कोडिंग और डिकोडिंग को देखने को मिलेगा। दूसरा है साथियों ये हम लोगों का ये जो इसमें से विषम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, आपको कुछ लेटर दिए जाते हैं, वर्ड दिए जाते हैं, कुछ भी आपको दिए जाते हैं, उनमें से एक ऑप्शन अलग होता है, उसी को हम लोगों को छांटना होता है। तो ये भी प्रश्न आपको हर एग्जाम में कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्न। ये भी एक महत्वपूर्ण टाइप का कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न होता है। अगर इसका लॉजिक समझ में आ जाता तो सॉल्व हो जाता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को, कोडिंग और डिकोडिंग को।
तो ये है जापान को कोड किया गया है इस रूप में और इंडिया का कोड है इस तरह से। तो हमको बताना है चाइना का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले भाई हम लोग पता कर लेते हैं कि जापान और इस कोड में क्या रिलेशन है और इंडिया और इसमें क्या रिलेशन है। यहाँ पर देखो ये 2 बार आया है, तो ये यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर देखो 0 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यानी कि यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ से देखिए जे को यहाँ पर लिखा गया है 9, एन को लिखा गया है 13 और पी को लिखा गया है 15। यानी कि ये देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पर जो लेटर्स के आर्डर होते हैं उससे एक कम करके उनके आर्डर नंबर को लिख दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए जे का होता 10 से 1 कम 9, ए का होता है 1 0, पी का होता है 16 -1 15, ए का होता है 1 0 हो गया, 14 -1 कितना होता है 13। ठीक, यानी कि इसमें लॉजिक का अप्लाई हुआ था साथियों कि इसके जो लेटर के आर्डर नंबर होते हैं उससे एक कम करके यहाँ पर कोड के रूप में लिखा गया। तो ठीक यही लॉजिक हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई कर देना था। तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या है चाइना, चाइना का मतलब होता है सी, तो सी का जो यहाँ पर आर्डर नंबर होता है 3 और उससे एक कम करके लिखना है 2 हो जाएगा। एच का होता है 8, 8 से एक कम करके लिखना है 7 हो जाएगा। आई का होता है हम लोगों का 9 और यहाँ से एक कम करके लिखेंगे तो हो जाएगा 8। इसी तरह से एन का होता है 14, 14 से एक कम करेंगे तो 13 हो जाएगा और ए से एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये जिस भी ऑप्शन में होगा साथियों ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये जो एक प्रश्न है साथियों ये पूछा गया है SSC FCI का प्रश्न था, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो अब जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आई को ही, जैसे मान लो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ था कि इसके आर्डर नंबर को कम करके यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, एग्जाम में ऐसा भी होता है इसमें कि जैसे मान लो यहाँ पर जे है, अगर यहाँ पर भी जे होता तो इसका कोड क्या हो जाता, जैसे यहाँ पर मान लो जे का 9 है, यहाँ भी अगर जे होता तो अगर 9 होता तो हम ऐसा मान लेते कि जे को 9 के रूप में ही लिखा गया है। ठीक है, बट इसमें ऐसा कोई रूल इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो इसमें जो वही लॉजिक अप्लाई हुआ है कि इसके आर्डर नंबर से एक कम करके लिखना है। अब इसके बाद में हम लोग इसमें देखते हैं जो हमें यहाँ पर बताना है कि इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सबसे अलग है। हम लोगों का पहला ऑप्शन है बायोलॉजी, दूसरा है कार्डियोलॉजी, दूसरा है रेडियोलॉजी, दूसरा इसके बाद में गैस्ट्रोलॉजी, इसके बाद में पैथोलॉजी है। ये प्रश्न है साथियों हम लोगों का IBPS PO का। ठीक, इसमें हम लोग को बताना है कौन सा सबसे अलग है। तो इसको भाई हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि बायोलॉजी जो वर्ड है ये सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी के अंतर्गत ही हम सब ये चीज़ें पढ़ते हैं, इसका स्टडी करते हैं और इसका जो भी होता है प्रोसेस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग को समझने में आता है, जो भी कोई अगर वर्ड लिखा हुआ है अगर उसके अंत में लॉजी जुड़ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, उस चीज़ का स्टडी करना होता है। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना। ठीक है, टू स्टडी। तो ये चीज़ हो गया साथियों, ये हम लोगों के 4 प्रकार के प्रश्न हो गए। अब हम लोग अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसको कैसे हमको सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हम लोगों का 5वां प्रकार का प्रश्न और ये मेरा फेवरेट प्रश्न है और ये है नंबर सीरीज का प्रश्न। ठीक है, और आपको ये जो नंबर सीरीज का प्रश्न होता है ये आपको किसी न किसी रूप में हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ये आपका जो दिख रहा है चार्ट, ये है 4x4, ये स्क्वायर के रूप में दिख सकता है और ये चार्ट के रूप में भी दिख सकता है, सीरीज में दिख सकता है। तो ये नंबर सीरीज के जो प्रश्न होते हैं ये कई रूपों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसी में हमने ये 2 टाइप का प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी प्रश्न का हम लोग इसमें आंसर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ग वाले प्रश्न होते हैं इनको कैसे हमको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश या करते हैं कि इसको कॉलम बाय कॉलम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या रो बाय रो यानी कि पंक्ति बाय पंक्ति इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 35, 14 और यहाँ पर 10 है। ठीक है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 10 है और हमको बनाना है 35। तो यानी कि इसको हम यहाँ पर अगर कोई रिलेशन देखें कॉलम बाई कॉलम तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, या पंक्ति में देखें तो ऐसे कोई रिलेशन इसमें समझ में नहीं आ रहा। बट अभी हमने जो आपको बताया कि यहाँ पर दिख रहा है 10 और यहाँ पर दिख रहा है 14 और इन दोनों से 35 हम लोग बना सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे ये है 10 और ये 14, 10 और 14 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और 4 से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को 35 मिल जाता है। अगर ये रूल इसमें फॉलो हुआ है तो सेम यही इसमें फॉलो होना चाहिए। सबसे पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है 10, 10 गुणे क्या करेंगे 14 करेंगे और इसको किससे डिवाइड
करना है 4 से, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 7 14 और 25 यहाँ से आ गया निकल के साथियों 35, ठीक। यानी कि इसमें अभी तक हम लोगों ने जो सोचा था कि इसके पहले पंक्ति और इसके पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ का मल्टीप्लाई करा रहे हैं और डिवाइड कर दे रहे हैं दूसरे स्तंभ से, तो हम लोगों को चौथा स्तंभ का जो नंबर है वो मिल जा रहा है। तो ठीक यही लॉजिक भाई इसमें भी फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर 15 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 75, ठीक है। 15 25 कितना होता है 75 मिल जाएगा, और 75 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा 25। यानी कि हम लोगों ने जो देखा इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है, पहले स्तंभ को और तीसरे स्तंभ का गुणा किया गया है और दूसरे स्तंभ से इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो हम लोगों को चौथा स्तंभ वाला नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। इसमें यही रूल अप्लाई हुआ। तो ठीक यहीं पर हमको यहाँ पर भी ये लॉजिक अप्लाई होना चाहिए, बताना है इसी की सहायता से यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो अब देखो 18 को यहाँ पर किससे हम लोगों को डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 18 और 8 में क्या करेंगे गुणा, तो सबसे पहले हम लोग यही कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 18 गुणे 8 और डिवाइड करना है x से, बराबर क्या लाना है 16। ये x इधर मान लो, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 16x, बट ये ऐसा सब नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। इसमें करना क्या है, देखो भाई इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है 144, ठीक है। कितना आना चाहिए 144। तो हम ऐसे 16 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जिससे हमें क्या मिल जाए 144 मिल जाए, तो वह ऐसा केवल 9 ही नंबर है जिससे हम अगर 16 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है 144 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है चार्ट का और इस प्रश्न को भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसी तरह से क्लॉकवाइज चल करके, ठीक है। इसमें जो रिलेशन बनता है साथियों सामने सामने का बन सकता है, ठीक है, इन दोनों का बन सकता है, ठीक है, इन तीनों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। कोई भी इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, वो एग्जामिनर के मोड पर डिपेंड करता है वो कैसे इसको सेट कर रहा है, ठीक। अब इसके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इसको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अगर इसको ऐसे हम फोल्ड कर दें, ठीक है, तो एक सीरीज का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 और 10 का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो कुछ समझ में आ जाएगा। 4 और 10 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 6 होगा, 10 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 10 होगा। इसी तरह 20 और 34 का डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, और 34 और 52 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने जोड़ा 6 में 4 जोड़ते हैं अगर तो 10 मिल रहा है, 10 में अगर 4 प्लस करते हैं तो मिल रहा है 14, 14 में प्लस 4 ऐड कर रहे हैं तो मिल रहा है 18। तो इसी तरह से हम लोग 18 में भी प्लस 4 ऐड कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 22, ठीक। और इस 22 को 52 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आंसर 74 मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो 22 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 26 होगा, ठीक है। 26 में 74 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 26 में 4 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, 100 में 30 ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया साथियों 74। तो इस तरह के प्रश्नों को साथियों सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कई डायमेंशन में देखना होता है। जो भी ये प्रश्न होते हैं इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें मैक्सिमम प्रश्नों का क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखें उनको आप लोग मैक्सिमम उनका सोल्यूशन देखिए, उनको सॉल्व करिए तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो साथियों ये थे हम लोगों के 5 महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न जिसको हमने देखा। ये सीजीएल के प्रश्न थे, हमने देखा रेलवे का प्रश्न, बैंक का प्रश्न और एसएससी सीजीएल का प्रश्न और एफसीआई का, ठीक है। तो इन्हीं सब प्रश्नों को हमने देखा कि 5 प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे साथियों कॉन्सेप्ट और इनको सॉल्व करने का हमने प्रोसेस देखा। तो साथियों अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।